नमस्कार। न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आजकल पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चर्चे सुने जा सकते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। हर आदमी बता रहा है, हर आदमी जानना चाहता है कि आखिर कैसे भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन किया, सिर्फ आतंकियों के ठिकाने नष्ट हुए, आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यही वजह है कि रणनीतिक तौर पर भारत के इस ऑपरेशन की तारीफ हो रही है और पाकिस्तान के हाथ शिकस्त लगने से भारत के लोग भी कम फूले नहीं समा रहे हैं। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा कायराना हमला करके 26 लोगों को मौत के घाट उतार देने की घटना के बाद देश के लोग भारी गुस्से में थे, पर लोगों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर यकीन था। तभी लोग पाकिस्तान से युद्ध करने, दो दो हाथ करने की बातें करने लगे थे, माहौल तैयार करने लगे थे। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ फूट पड़ने वाले गुस्से के बीच हमारी सेना ऐसा कोई रास्ता निकाल लेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यह लोगों को यकीन नहीं था, पर भारतीय सेना ने ऐसा कर दिखाया। आज भारतीय सेना के पराक्रम की चारों तरफ जय जय हो रही है। सेना ने बीते 12 दिनों में एक ऐसा ऑपरेशन प्लान किया जिसके नतीजे भारतीयों को गर्व से भर देने वाले तो थे ही। इस ऑपरेशन का नाम भी भारतीय महिलाओं को भावनात्मक रूप से बांधने वाला निकला। पहलगाम में आतंकियों ने केवल पुरुषों को अपना निशाना बनाया था, महिलाओं और बच्चों को नहीं। नतीजतन इस जघन्य कांड में तमाम महिलाओं के सुहाग छिन गए। सिंदूर भारतीय महिलाओं के सुहाग का एक प्रतीक है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं के दिवंगत पतियों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। इस सैन्य प्रतिक्रिया को ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर भारत ने यह साफ कर दिया कि यह उन महिलाओं के लिए था जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने का काम भारत ने सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को देकर भी एक बड़ा संदेश देने में कामयाबी हासिल की है। भारत ने उरी और पुलवामा हमले के 12 दिन बाद कार्रवाई की थी, जबकि पहलगाम की घटना के 13 दिन बाद आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य ताकत, खुफिया क्षमता और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इस हमले के लिए भारत ने फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा विकसित स्कल्प, राफेल विमानों के लिए खरीदे गए बम हैमर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ब्रह्मोस, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। भारत ने इस हमले में बंकर बस्टर बम सरीखे उन्नत हथियारों का भी खूब प्रयोग किया। यह हमला इजरायली सैन्य रणनीति के तहत किया गया लगता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक और प्रिसिजन स्ट्राइक शैली से प्रेरित मानी जाती है। इस रणनीति के तहत पहले टारगेट को लॉक किया जाता है, फिर अचूक मिसाइलों से तबाही मचाई जाती है। प्रिसिजन टारगेट के तहत ड्रोन आधारित निगरानी से दुश्मन के ठिकानों को लॉक किया जाता है। भारत का स्वदेशी हवाई नियंत्रण प्रणाली नेट्रा, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और इसरो के सैन्य राडार RIST-2BRI सैटेलाइट इस तरह के कामों को अंजाम देने के लिए बहुत मुफीद माने जाते हैं। पाकिस्तान ने चीन में बने HQ-9 जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और एयर डिफेंस के लिए काम करता है, उसे लगा रखा था। भारत ने सीड सैन्य अभियान की रणनीति अपनाई, जिसका उद्देश्य दुश्मन के वायु रक्षा नेटवर्क को नष्ट करना होता है। इसमें सुखोई 30 MKI विमानों से रूसी मूल की KH-31P एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इजराइल प्रायः इस रणनीति का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने अपनी हवाई रक्षा के लिए चीन निर्मित HQ-9 सिस्टम लगा रखा था। यह 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, एक साथ 6 मिसाइल्स को नष्ट कर सकता है। चीन का एयर रडार सुपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने में तो सक्षम है, पर उसे रोक नहीं सकता। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए ब्रह्मोस्त्र और रुद्रम मिसाइलों का प्रयोग किया,
जिसकी विशेषता होती कि इतनी कम ऊंचाई पर उड़ती हैं कि राडार के लिए पता लगाना मुश्किल होता है। चीन के सभी उत्पादों के बारे में एक आम दंत कथा है कि कभी समय पर काम नहीं आते, कब धोखा दे जाएं कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में लगे चीनी राडार के साथ भी यही हुआ। इन तैयारियों और रणनीति के मार्फत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने में कामयाबी पाई। पिछले 3 दशकों में पाकिस्तान ने व्यवस्थित तरीके से आतंकी ढांचे का निर्माण किया है। यह भर्ती और प्रशिक्षण केंद्रों, प्रारंभिक और रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण क्षेत्रों और आकाओं के लिए लॉन्च पैड का एक जटिल नेटवर्क है। भारत ने जिन टारगेट पर कार्रवाई की उनमें जैश ए मोहम्मद से जुड़े बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, लश्कर ए तैयबा से जुड़े मुरीद में मरकज तैयबा और जैश ए मोहम्मद के एक अन्य गढ़ तेहरा कला में सरजाल शामिल है। इसके अलावा सियालकोट में महमूना जोया जो हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है और बरनाला में मरकज अहले हदीस जो LET से जुड़ा है, उसको भी निशाना बनाया। भारतीय सेना ने कोटली में मरकज अब्बास और मस्कर राहिल शाहिद, मुजफ्फराबाद में शवाई नल्ला कैंप और सैदना बिल्लाल कैंप पर भी हमले किए। बहावलपुर थार रेगिस्तान के पार राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यह मौलाना मसूद अजहर के नेतृत्व वाले जैश ए मोहम्मद का गढ़ रहा है। मसूद अजहर भारत द्वारा इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 के यात्रियों के बदले में छोड़े गए 3 आतंकियों में से एक था। बहावलपुर शहर में 1968 में मसूद अजहर का जन्म हुआ था और यहीं पर 1988 में एक विमान दुर्घटना में पाकिस्तान के तानाशाह जियाउल हक की मृत्यु हुई थी। भारत ने जो हमला किया इसमें मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए और मसूद यह कहता फिर रहा है काश वो भी मर गया होता। लाहौर के पास मुरीद के हाफिज सईद के नेतृत्व वाले आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का गढ़ है, जिसने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। मुरीदके में मरकज तैयबा है जो लश्कर ए तैयबा का बेस कैंप है। मुरीदके में 2008 के मुंबई हमलावरों अजमल कसाब और डेविड हेडली को प्रशिक्षण दिया गया था। POK में कोटली जम्मू से नियंत्रण रेखा के ठीक पार है। जम्मू कश्मीर में पुंछ इसके उत्तर पूर्व में और राजौरी दक्षिण पूर्व में है। यहाँ भी आतंकी ट्रेनिंग सेंटर है। मुजफ्फराबाद POK की राजधानी है। इसके पूर्व में जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला और कुपवाड़ा जिले हैं। यह उन आतंकी समूहों के लिए जाना जाता है जिनके सदस्यों को भारत में घुसने के लिए पाकिस्तानी सेना मदद करती है। इन सभी कार्रवाइयों में सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी ऑपरेशनों के दौरान पूरी रात निगरानी करते रहे। यह दर्शाता कि जब भी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा भारत में आतंकवादी गतिविधियां की गई तो प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ कोई समझौता नहीं किया। आज हम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे रहे हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को दे रहे हैं, भारतीय सेना को दे रहे हैं और 2 उन महिलाओं को भी दे रहे हैं जिनके हाथ में इस ऑपरेशन की कमान थी। सरकार पहले ही वह हवाई लूट चुकी है, लूटती आ रही है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।